सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि 9 हेवन और 10 अर्थ के जितने भी वॉरियर्स थे वो सभी अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं ताकि ये लोग अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सके और डेजोलेट बॉर्डर की तरफ जाने के लिए रवाना हो सके, जहां पर हमें 3 पावरफुल एंशिएंट एल्डर्स को भी दिखाया गया था जो कि इन सभी यंगर एक्सपर्ट्स को डेजोलेट बॉर्डर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अब ये तीनों एल्डर्स इन सभी यंगर एक्सपर्ट्स को काफी सारी ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जितने भी 9 हेवन और 10 अर्थ के यंगर जीनियस और 3000 डाओ प्रोविंसेस के कल्टिवेटर्स जो थे, इनकी ट्रेनिंग अब स्टार्ट हो जाती है, जहां पर वो सभी एल्डर्स इनसे कहने लगते हैं कि आप सभी अपने मन मुताबिक एक ट्रेनिंग सेंटर को चुन लें ताकि तुम लोग जल्दी से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सको। जिसके बाद अब यहाँ पर हमें काफी सारे माउंटेन्स पिक्स को दिखाया जाता है जो इमोर्टल एनर्जी से लदी हुई थी। इसी दौरान कुछ कल्टिवेटर्स जो जिन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ये सभी वॉरियर्स पहले ही एक बहुत ही अच्छी जगह पे आकर उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और जब दूसरे वॉरियर्स यहाँ पर आते हैं तो ये चेले उन्हें फालतू लोग बोलकर यहाँ से तुरंत निकल जाने को कहते हैं, जिस पर बाकी लोग भड़क जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि क्या ट्रेनिंग की जगह भी किसी और के लिए कब्जा करके रखी जा सकती है। ये तो रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि सर्कुलेशन के दौरान ऐसे किसी भी जगह को किसी दूसरे पर्सन के लिए उस पर अपना हक जताना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर इनकी ऐसी ही बहसबाजी चल रही थी, मगर तभी हम देखते हैं कि शीहाओ उस माउंटेन पर बने एक पैलेस के टॉप पर आकर खड़ा हो जाता है और उसकी महज सिर्फ एक नजर इन लोगों को डराने के लिए काफी थी। अब यहाँ पर उसे अपने ऊपर देखकर वो चेले कहने लगते हैं कि ये तो हुआंग है, लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है, जो हम इससे टकरा गए। उसी दौरान जिन जान भी वहां आ जाता है, जिसके साथ में मिस वैंगशी भी मौजूद थी। इसी बीच वो बंदा आते साथ ही शीहाओ की तरफ देखकर कहता है कि मैंने तुम्हारी जंग की कहानियां और तुम्हारे कारनामे सुन रखे हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसीलिए अगर कभी चांस मिला तो मैं जरूर तुमसे 2-2 हाथ करना चाहूंगा। अब ये बात सुनकर अपना शीहाओ उससे कहता है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो सीधा बोलो, ये मौका वॉका ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है तो वो भी बता दो कि तुम इस वक्त अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं हो, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा कम पिटूंगा। अब इससे पहले कि माहौल और गर्म होता, ये तीनों एंशिएंट एल्डर्स वहां पे आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि तुम नौजवानों में जो एग्रेशन और जो कॉन्फिडेंस है ये कोई बुरी चीज तो नहीं है, मगर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम लोग अपने कल्टीवेशन पे फोकस करो, क्योंकि वही तुम्हारा रियल पाथ है। जिसके बाद वो जिन जान से कहते हैं कि क्योंकि हुआंग पहले यहाँ पर आया था, इसीलिए बेकार में क्लैश करने के बजाय अपनी खुद की डेस्टिनी और पावर ग्रो करने के लिए अपनी जगह तलाश करो। अब ये सुनकर जिन जान बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और इधर उसके साथ ही किसी दूसरे जगह की तलाश में निकल जाते हैं। और फिर तभी उनकी नजर उस प्लेटफॉर्म पर पड़ती है जहां पर रैबिट गर्ल और वो मोटा लड़का पहले से मौजूद थे। अब उस जगह को देखकर ये लोग जोर जबरदस्ती उसे अपने कब्जे में लेने के लिए इन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि शीहाओ दूर से ही उन्हें मारकर उनको ठिकाने में लगा देता है, जिस पर मोटा लड़का भी शीहाओ का शुक्रिया अदा करता है। और इधर शीहाओ भी उन्हें इशारे में ये दिलासा देता है कि मेरे होते हुए तुम लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसी दौरान वो एंशिएंट एल्डर्स सामने आकर इन सभी से कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स ध्यान से सुनो, ये जगह कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये आखिरी बची हुई एंशिएंट टाइम के इमोर्टल्स की लेगेसी वाली जगह है। तो ऐसा चांस तुम लोगों को बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो और जितनी जल्दी हो सके अपनी कल्टीवेशन शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर उनकी ये बात सुनकर सभी वॉरियर्स अपनी अपनी कल्टीवेशन वाली जगह पर लौट जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद हम शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपने सामने एक प्रीसियस जेड स्टोन मैनुअल को निकाल कर रखा था, जिसे वो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करता है और उसे ये मैनुअल एंशिएंट इमोर्टल रूइंस में मिला था। लेकिन उस वक्त शीहाओ इस मैनुअल को ओपन करने के लिए क्वालिफाई नहीं था। उसी बीच शीहाओ भी हमें बताता है कि वॉइड डाओ रियलम से नीचे का कल्टीवेटर, यानी जिसका कल्टीवेशन लेवल वॉइड डाओ रियलम से कम है, तो वो इसे जबरदस्ती ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पावर कम है तो ये मैनुअल रिएक्ट ही नहीं करेगी। जहां पर वो आगे कहता है कि ये मैनुअल उस दौर की है जब दुनिया के सारे लॉज पूरे और स्टेबल थे, इसलिए ये सोचने वाली बात है कि उस वक्त ये मैनुअल कितनी बड़ी और रेयर ट्रेजर रही होगी। अब ये बोलकर जैसे ही शीहाओ उस जेड स्टोन मैनुअल को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक जबरदस्त डिवाइन एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वहां पर हमें एंशिएंट फिनिक्स, एंसेस्ट्रल ड्रैगन और सेक्रेड बीस्ट किलिन जैसे मैथिकल बीस्ट के डिवाइन फिगर को भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो तीनों एंशिएंट एल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो वही सुप्रीम इमोर्टल स्क्रिप्चर है जो एंशिएंट इमोर्टल टाइम के सबसे खतरनाक टॉप लेवल के एंसेस्टर्स की छोड़ी हुई लेगेसी है। जिस पर उनमें से एक एल्डर आगे कहते हैं कि इस स्क्रिप्चर को हासिल करने के लिए अलग अलग पावरफुल इमोर्टल क्लैंस और कुछ बड़ी फैमिलीज ने सालों तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस स्क्रिप्चर को ढूंढने में। लेकिन ये स्क्रिप्चर इतनी रेयर थी कि ढेर सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने के बावजूद भी ये किसी को भी नहीं मिली। मगर अब देखो, यकीन नहीं होता कि इतनी ज्यादा
ज्यादा प्रीसियस स्क्रिप्चर अब इस लड़के के हाथों में। इसी दौरान हम देखते हैं कि आसपास मौजूद बाकी कल्टीवेटर्स की नजरें भी अब धीरे धीरे करके शी हाओ की तरफ खींची चली जाती हैं, जहां पर वो सभी उस सुप्रीम इमॉर्टल स्क्रिप्चर से निकल रही डाओ की पावर्स को साफ साफ महसूस कर पा रहे थे। इसी बीच शी हाओ के इस कारनामे को देखकर जहां पर ये सभी लोग दंग खड़े होकर बस देख रहे थे, वहीं पर शी हाओ का बड़ा भाई शीई उसके इस अचीवमेंट को देखकर खुश नजर आ रहा था, जबकि इधर जिन झान भी अपनी आंखें फाड़कर इस नजारे को देखने के लिए मजबूर हो जाता है, जहां पर मिस वैंगशी के भी होश उड़ जाते हैं। शी हाओ के चारों तरफ उस डिवाइन एनर्जी को लहराते हुए देखकर उसी बीच शी हाओ अपनी आंखें खोलकर मिस वैंगशी को देखते हुए कहता है कि मुझे तो अंदाजा नहीं था कि मिस वैंगशी जैसी एक फेरी को भी ऐसे ताक झांक करने की आदत होगी। वैसे अगर तुम्हें मेरे इस इमॉर्टल स्क्रिप्चर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है तो क्यों ना तुम अपनी पैसिफाइंग क्योर सीक्रेट आर्ट को मुझे दे दो, बदले मैं तुम्हें इसे थोड़ा और करीब से देखने का मौका दे सकता हूँ। अब यहाँ पर शी हाओ के इस ऑफर को सुनकर मिस वैंगशी का फियांसे शी हाओ से कहता है कि हमारी जिन फैमिली के पास भी कुछ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पड़े हुए हैं, तो अगर तुम चाहो तो हम उन्हें भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये सुनकर शी हाओ के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है कि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे तुम्हारी जिन फैमिली की बुढ़िया एंसेस्टर से मिलने का मौका मिला था। हालांकि वो अब बूढ़ी हो गई है, मगर इसके बावजूद वो अभी भी फुल जोश में और पूरी तरह एनर्जेटिक रहती है। और सच कहूं तो मुझे तुम्हारी जिन फैमिली की जो बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए अगर तुम्हारी जिन फैमिली इस सीक्रेट आर्ट को एक्सचेंज में देने को तैयार है तो बात आगे बढ़ सकती है। अब बस इतना सुनना ही था कि जिन झान गुस्से में आग बबूला हो जाता है, जहां पर वो गरजते हुए शी हाओ से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी जिन फैमिली के एंसेस्ट्रल आर्ट पर नजर गड़ाने की। हालांकि ये बात सच है कि इस एंसेस्ट्रल आर्ट पर नजर गड़ाने वाले लोग कम नहीं है, लेकिन इतनी खुली दबंगई और इतना बेखौफ रवैया बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। अब ये बोलकर वो अपनी थोड़ी सी पावर से शी हाओ पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर तभी उन तीनों में से एक एल्डर उस अटैक को पूरी तरह से वैनिश कर देते हैं और उनसे गुस्से में कहते हैं कि बस बहुत हुआ, तुम दोनों अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हो, जाओ जाके कल्टीवेशन पर ध्यान दो। इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं जहां पर वो जिन झान को ताना मारते हुए कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं देना तो मत दो, वैसे भी मुझे इसमें उतना भी इंटरेस्ट नहीं है और अभी के लिए मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। अब इतना बोलकर शी हाओ अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और उस स्क्रिप्चर को कॉम्प्रिहेंड करने लगता है। इसके बाद वक्त बहुत तेजी से गुजरने लगता है, सभी लोग अपने अपने मेथड से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं जो लगातार इस सुप्रीम इमॉर्टल स्क्रिप्चर के प्रति अपनी कॉम्प्रिहेंशन को और भी ज्यादा डीप कर रहा था, जहां पर वो अपने मन में सोचते हुए कहने लगता है कि पहले मुझे ये बस एक चीज थोड़ा अजीब लगा था कि ये डाओ सीड, डेविल सीड, इमॉर्टल सीड, आखिर ये सब एक दूसरे से अलग अलग क्यों हैं? लेकिन इन सब के नाम में एक चीज कॉमन है और वो है सीड, और यही एकमात्र चीज मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी। लेकिन अब जब मैं इस सुप्रीम इमॉर्टल स्क्रिप्चर को पढ़ रहा हूँ, इसे समझ रहा हूँ, तो मुझे एहसास हो रहा है कि ये नाम बिल्कुल सही बैठे हैं इन सीड्स पर, क्योंकि एंशिएंट टाइम में कल्टीवेशन इमॉर्टल सीड को सेंटर बनाती थी और एक कल्टीवेटर अपनी बॉडी को मिट्टी की तरह यूज किया करता था और इस सीड को उस मिट्टी में बोया जाता था, जिसके बाद जितनी गहराई तक उस सीड की जड़ें शरीर के अंदर जाती है तो ऊपर की डाओ पावर और इमॉर्टल एनर्जी उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है। हालांकि आज के हमारे एरा के लोग इमॉर्टल सीड को बस एक ऐसा टूल समझते हैं जो उन्हें जल्दी से जल्दी हेवन एंड अर्थ के ग्रेट डाओ से कनेक्ट कर दे, जो असल में उल्टा तरीका है। सही रास्ता ये है कि एक सीड की रूट जितना मजबूत होगी, जितनी गहराई तक उस सीड की रूट शरीर में जाएगी, उतना ही एक इमॉर्टल सीड और बॉडी के बीच का कनेक्शन मजबूत होता जाएगा। अब ये सब बोलकर शी हाओ इस स्क्रिप्चर को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर डाओ एनर्जी फ्लो होने लगती है, जहां पर हम देखते हैं कि इससे शी हाओ की बॉडी में भी क्रैक्स पड़ने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता और आगे अपने मन में कहता है कि अच्छा हुआ कि ये स्क्रिप्चर मुझे मिल गया, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मैं कभी भी सीड्स की असली गहराई तक नहीं पहुंच पाता, इनके असली मतलब को कभी समझ ही नहीं पाता। इसी के साथ धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है और अपना शी हाओ इस स्क्रिप्चर की कुछ पावर्स को बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट कर लेता है, जिससे उसकी कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग एक नए लेवल पे पहुंच जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी के जो सुप्रीम कल्टीवेटर्स थे वो भी एक एक करके इनलाइटमेंट हासिल करने लगते हैं। कोई डाओ को समझ रहा था तो कोई अपने डाओ पाथ को समझने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर इतने सारे मिरेकल्स को देखकर ये तीनों एंशिएंट एल्डर्स काफी खुश हो जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि तुम लोग वाकई कमाल के हो, तुम ही इस जनरेशन की सबसे बड़ी उम्मीद हो, क्योंकि इतने कम उम्र में तुम लोगों ने डाओ रेजोनेंस को ट्रिगर कर दिया है, जो आसान बात नहीं होती। अब यहाँ पर वो एल्डर्स उनकी तारीफ कर ही रहे होते हैं कि तभी शी हाओ जिस जगह पर बैठा हुआ था वहां से अचानक एक बहुत ही तगड़ा सा फिनोमिना ट्रिगर होता है और उसी रोशनी के बीच हमें दो मैथिकल बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि डिवाइन फिनिक्स एंड सेक्रेड ड्रैगन का स्पिरिचुअल फॉर्म था, जिसकी वजह से पूरा आसमान डिवाइन एनर्जी और इमोर्टल ऑरा से भर जाता है। अब ये देखकर शी हाओ के इस तरह की आउटस्टैंडिंग को देखकर मिस वैंगशी अंदर ही अंदर जलने लगती है, जहां पर हम देखते हैं वो तीनों एल्डर अपने सामने का ऐसा नजारा देखकर हैरानी के साथ कहते हैं कि ये तो इमोर्टल डाओ की फाउंडेशन है, और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये सब कुछ ये लड़का अपनी बॉडी के अंदर ही कर रहा है, बिना किसी बाहरी सपोर्ट के, जिस पर दूसरा
एल्डर बोलते हैं कि ये लड़का जो भी कदम आगे बढ़ा रहा है वो कोई नॉर्मल कल्टीवेशन वाला रास्ता नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा पाथ है जिस पर उससे पहले कभी कोई नहीं चला। इसी दौरान हम देखते हैं कि शिहाओ यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स को देखकर कहने लगता है कि ये जो इमोर्टल डाओ को कैप्चर करने का रास्ता है, ये रास्ता बहुत डीप और कॉम्प्लेक्स है, और क्योंकि डाओ का रास्ता ऐसा नहीं कि कोई अकेले चलकर सब कुछ हासिल कर ले। और अब जबकि एक बहुत बड़ा अंधेरा हमारे सामने आने वाला है, फॉरेन रियलम के डीमंस से हमारी जंग कभी भी शुरू हो सकती है। इसलिए अभी इस वक्त हम सबको एक ही नाव में रहकर साथ चलना होगा, और इसी वजह से आज मैं अपनी मर्जी से इस इमोर्टल स्क्रिप्चर को तुम सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि सब मिलकर इसे समझें और आगे आने वाली मुश्किलों का सामना कर सके। अब इधर ये सारी बातें सुनकर ये जो जिन जान था ये पूरी तरह से शोक में था, और वो शिहाओ की तरफ देखकर कहता है कि क्या ये पागल हो गया है जो कि ये इतनी कीमती इनहेरिटेंस को लोगों में ऐसे ही बांटता फिर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शिहाओ अब बिना देरी किए इस इमोर्टल स्क्रिप्चर की नॉलेज को यहाँ पर मौजूद इन सभी वॉरियर्स के साथ में शेयर करता है, जो देखकर जे शियान बोलता है कि हुआंग, तुम्हारा विजन वाकई में बहुत बड़ा है, तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि हम सबके बारे में सोचते हो। इधर शिहाओ इस इमोर्टल स्क्रिप्चर की नॉलेज को डायरेक्ट ही लैन शियान के माइंड में इम्प्रिंट कर देता है। अब ये सब कुछ कर लेने के बाद शिहाओ अपने मन में कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में तुम लोग इस इनहेरिटेंस का सही इस्तेमाल करोगे। अब ऐसे ही करते करते 1 साल का वक्त गुजर जाता है, जिसके बाद फाइनली सारे वॉरियर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर तभी उन तीनों एल्डर्स में से एक एल्डर कहते हैं कि 1 साल का जो टाइम लिमिट था वो अब खत्म हो चुका है। अब वक्त आ गया है डेजोलेट बॉर्डर की तरफ जाने का, जहां सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अब ये सुनकर 9 हेवन और 10 अर्थ के जो सुप्रीम जीनियस थे वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद दूसरा एल्डर आगे कहता है कि आज का ये इवेंट किसी रैंकिंग, टाइटल या शो ऑफ के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि हर एक कल्टीवेटर के अपने बिलीफ, विल और डाओ को टेस्ट करने के लिए हो रहा है। सिर्फ 100 ऐसे लोग ही आगे बढ़ेंगे जिनका विल और फाइटिंग स्पिरिट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, केवल वही हमारे साथ बॉर्डर साइड में जाएंगे, और 9 हेवन एंड 10 अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी हमारे साथ बॉर्डर लैंड में जाना चाहता है वो खुद आगे आए और अपने एक्शन से प्रूव करे कि उसका पाथ सच में वर्थ इट है या फिर नहीं। अब ये सुनकर लिटिल एंड किंग सबसे पहले बैटल एरिना में आ जाता है, जहां पर वो एल्डर्स से कहता है कि सीनियर, क्या मेरे फादर हेवनली हॉर्न्ड एंड किंग भी इमोर्टल एंशिएंट एरा में फॉरेन रियलम के डीमंस से बैटल किए थे, और अगर हाँ तो क्या उनकी मौत फॉरेन रियलम के एंसेस्टर अनलन के हाथों हुई थी? जिस पर वो एल्डर बताते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि तुम्हारे पिता की मौत उसके हाथों हुई थी, मगर उसी वॉर में तुम्हारे फादर ने भी उसे बैडली इंजर्ड किया था। अब ये सुनकर लिटिल एंड किंग अपना मुका टाइट करते हुए अपने अपोनेंट पर अटैक कर देता है और उसे इस बैटल एरिना से एलिमिनेट कर देता है, और अपनी ट्रू पावर्स को रिलीज करते हुए आगे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, अब मैं भी बॉर्डर के डेसोलेट एरिया में जाऊंगा और अपने दुश्मनों को कुचल के रख दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद बैटल के एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंचने का पाथ है। इसी बीच अब सेक्रेड एकेडमी का राइजिंग स्टार आगे आता है, जहां पर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैंने सुना है इमोर्टल एंशिएंट वॉर में हमारे रियलम के एक इमोर्टल किंग गद्दारों की वजह से मारे गए थे, जिस पर वो एल्डर बताते हैं कि वो एक नहीं बल्कि 2 इमोर्टल किंग्स थे, विदाउट एंड इमोर्टल किंग और 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन। इमोर्टल किंग जो अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी से नहीं हारे थे, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उन्हें लास्ट में उनके अपनों ने ही धोखा दे दिया, और इंसेक्ट क्लैन के गद्दारों ने उन पर पीछे से वॉर किया, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब ये बात सुनकर वो राइजिंग स्टार अपने वेपन को थामते हुए कहता है कि हाँ, तो बस मेरा डाव पाथ है, सच को जानना और उन इमोर्टल किंग्स का बदला लेना जो धोखे से मारे गए थे। तभी मिस वैंगशी का फियांस यानी जिन जान कहता है कि मेरा मकसद है एंडलेस इमोर्टल किंग के पाठ पर चलना और पूरे वर्ल्ड पर राज करना है। अब ये सुनकर 10 क्राउन किंग उससे कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, अगर ये पूरा रियलम ही वॉर में खत्म हो जाएगा तो उस वक्त तुम राज किस पर करोगे? इसीलिए मेरा डाव पाथ है दुश्मनों के वर्ल्ड को सप्रेस करना, और मेरी विल पावर किसी को भी घुटनों पर लाने के लिए काफी है। इसके बाद शिहाओ का बड़ा भाई कहता है कि जो भी पर्सन हेवी पुपिल्स के साथ जन्म लेता है तो उसका इनविंसिबल पाथ स्टार्टिंग में ही तय हो जाता है, इसीलिए यही मेरा डाव पाथ है, जहां सिर्फ मैं ही सुप्रीम हूँ, जिसके जरिए मैं हर दुश्मन को सीधा ओवरपावर करके सब कुछ क्रश करके रख दूंगा। इसी दौरान अब शिहाओ के छोटे भाई की बारी आती है, जहां पर वो कहता है कि हालांकि मैं अपने बड़े भाई से थोड़ा कमजोर हूँ, लेकिन जिस रास्ते पर मेरा भाई चल रहा है उस रास्ते पर मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, इसीलिए अब मेरा डाव पाथ है फैमिली को प्रोटेक्ट करना, और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा भाई अकेला नहीं लड़ेगा। तभी मोटा लड़का भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि मैं भी एक दिन अपने दुश्मनों से लड़ते हुए मारा जाऊंगा, और अब मुझे लग रहा है कि वो भविष्यवाणी जो मेरे मास्टर ने मेरे लिए की थी वो डेसोलेट बॉर्डर पर पूरी होने वाली है। उसी बीच रैबिट गर्ल भी उसके पास जाकर कहती है कि मुझे डाओ और रास्तों की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि जहां मेरा दोस्त शिहाओ जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। इसके बाद माहौल शांत हो जाता है क्योंकि अब शिहाओ की बारी थी। तभी जिन झान का एक चेला शिहाओ के खिलाफ बुरा भला बोलना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी ये अकड़ जाता देर तक नहीं रहती, क्योंकि उसी बीच अपना शिहाओ डबल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपने कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट एब्सोल्यूट एनर्जी से भर
जाता है और इसी के साथ ही शी हाओ वॉइड डाओ रियलम के पीक पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब ऐसा नजारा देखकर वो एल्डर कहने लगते हैं कि इसकी बॉडी गोल्डन ब्लड से पूरी तरह रिफाइन हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस लड़के की ब्लड एक्सचेंज होकर दोबारा से रिबर्थ हो रही है। सच में इस लड़के का टैलेंट हद से ज्यादा ब्रिलियंट है, जिसने अपनी जर्नी के बिल्कुल आखिरी पल में ही फिर से एक और ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं जहां पर वो उस बंदे को उसकी औकात दिखाने के लिए अपनी उंगली को उसकी तरफ पॉइंट करता है और अपने सिर्फ एक ही उंगली की मदद से वो उसे वहीं पर सप्रेस करके रख देता है। जिसके बाद वो एल्डर शी हाओ से कहते हैं कि हुआंग आखिर तुम्हारा डाओ क्या है। अब ये सुनकर शी हाओ उस पल को याद करता है जब हेवनली हॉर्न्ड एंट क्लैन के एंसेस्टर लॉर्ड उससे पूछ रहे थे कि अगर कभी वो दिन आए जब सारे हेवन एंड अर्थ पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए, सारी दुनिया दुश्मनों के हाथों खत्म हो जाए, पूरी कायनात बिल्कुल खामोश हो जाए, लेकिन इस अनंत आसमान और जमीन के बीच सिर्फ तुम अकेले ही बचे हो, अकेले ही इटर्नल हेवन को चैलेंज कर रहे हो, अकेले ही इस रियलम के लाखों दुश्मनों से लड़ रहे हो, पूरा रियलम तुम्हारे दुश्मनों से भरा हुआ है, जहां पर तुम जवानी से लेकर बुढ़ापे तक लड़ते आ रहे हो। लेकिन सोचो, अगर लड़ते लड़ते बाल पूरी तरह से सफेद हो जाए, खून सूख जाए, बोन्स टूट जाए और प्लेस फट जाए, जान तक जल जाए, तब भी बताओ क्या तुम फिर भी दोबारा लड़ोगे? इसी दौरान शी हाओ गॉडेस लियू को भी याद करता है जब वो कह रही थी कि जब तुम इस दुनिया में पूरी तरह से इनविंसिबल बन जाओगे, जब आसमान के नीचे कोई भी तुम्हारा मुकाबला करने लायक न बचे, लेकिन फिर भी काउंटलेस इराज की उस लंबी धारा में तुम्हें अकेले ही खड़ा रहना पड़े, और जब तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें सिर्फ खोए हुए साथी ही नजर आएंगे, सब कुछ नथिंगनेस में बदल जाएगा और उस अनंत सन्नाटे में सिर्फ तुम और तुम्हारा डाव ही बचा होगा। अकेले अपने रास्ते पर चलना, अकेले ग्रेट दांव का साथ देना, तब भी क्या तुम्हारा दिल जरा सा भी नहीं डगमगाएगा? आखिर तब तुम क्या करोगे? अब ये सब याद करते हुए शी हाओ कहता है कि मेरा दांव है सभी दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया करना, फिर चाहे वो दुश्मन पास्ट से हो, प्रेजेंट से हो या फिर फ्यूचर से, मैं हर टाइमलाइन में जाकर उन्हें खत्म करूंगा, फिर चाहे वो मुझे कहीं पर भी मिल जाए। और यही मेरा डाव है। अब शी हाओ के इतना कहते ही पूरा आसमान एक अलग ही लेवल के एनर्जी से भर जाती है। इसी दौरान वो एल्डर्स 100 सुप्रीम एक्सपर्ट्स को चुनकर उन्हें टेलीपोर्टेशन ऑल्टर पर चढ़ने को कहते हैं। अब ये सुनकर वो सभी यंगर एक्सपर्ट्स उस अल्टर में आकर खड़े हो जाते हैं और तभी वो अल्टर एक्टिवेट हो जाता है और एक डिवाइन पाथ को क्रिएट कर देता है, जहां पर अब हम शी हाओ को देखते हैं जो कि 9 हेवन और 10 अर्थ की तरफ देखकर अपने लोगों को याद करता है। उसे यहाँ पर हुलिंगर की भी याद आती है और वो अपने मन में कहता है कि तुम सब मेरे लौटने का इंतजार करना। अब शी हाओ के इतना कहते ही ये सभी लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसके अब अगले सीन में हमें इंपीरियल पास के इनर सिटी का नजारा दिखाया जाता है और इसी जगह पर ये सभी लोग भी आ जाते हैं, जहां पर आते ही इन्हें अपने सामने बहुत सारे कोफिन्स नजर आते हैं, जिस पर वो एल्डर्स बताने लगते हैं कि ये मत सोचना कि बैटलफील्ड कोई दयालु जगह है, ये जगह बेहद ही निर्दयी होती है और ये जो कोफिन्स को तुम देख रहे हो ना, इनके अंदर तुम्हें किसी भी वॉरियर्स की पूरी बॉडी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर ये सब देखकर तो शी हाओ को काफी ज्यादा दुख होता है। बाकी लोग भी चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं, क्योंकि इस वक्त ना वो कुछ बदल सकते हैं और ना ही मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हैं। मगर तभी शी हाओ की नजर उसके सामने में मौजूद एक बड़े से ट्री पर पड़ती है, जिसके बारे में वो एक एल्डर से पूछता है, जिस पर वो एल्डर उसे बताते हैं कि ये ट्री इमोर्टल एंशिएंट एरा से यहाँ पर मौजूद है और ये हमारे रियलम की सबसे पावरफुल एंसेस्ट्रल गार्डियन स्पिरिट के बचे हुए आखिरी रिमेन्स में से एक है। ये एक ऐसा सुप्रीम ट्री था जो हमारी रक्षा करती थी, लेकिन दुश्मनों से लड़ते लड़ते वो खत्म हो गई और अब बस यहाँ पर उसके ये बचे हुए पार्ट्स ही रह गए हैं और इसके आसपास ये जो ब्लैक लाइटनिंग तुम देख रहे हो, ये हमारे दुश्मनों की निशानी है। ये उन फॉरेन रियलम के पावरफुल लोगों की पावर है जो इतने सालों बाद भी यहाँ इसके आसपास मंडरा रही है। उसी पल हम देखते हैं कि शी हाओ जैसे ही इसे और ध्यान से देखता है तो उसे विलो ट्री की याद आ जाती है, जहाँ पर अब वो एल्डर इस ट्री के बारे में पूरी कहानी सुनाते हैं कि लेजेंड्स के मुताबिक ये एक ऐसी एग्जिस्टेंस थी जो सिर्फ अपने ही दम पर अकेले फॉरेन रियलम में 9 टाइम जाकर हैवी स्लॉटर किए थे, जिससे डिफरेंट रियलम्स के डीमन गॉड्स तक कांप उठे थे। लेकिन अफसोस, इमोर्टल एंशिएंट एरा के अंत तक आते आते हमारी दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी धीरे धीरे करके खत्म होते गए, जिससे हमारी ये एंसेस्ट्रल गार्डियन और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मूड में आ गई थी और फिर उसने अपनी जिंदगी की आखिरी और डिसाइसिव बैटल लड़ी, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। मगर इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानी और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। उनकी कुर्बानी के साथ सब कुछ खत्म हो गया। उसी बीच वो एल्डर आगे बताते हैं कि लेजेंड्स ये भी कहते हैं कि डेथ कभी एंड नहीं होती। हो सकता है कि उसने अपना पास टाइम कट करके खुद से अलग कर दिया हो और इधर उन्होंने अपनी इस इमोर्टल बॉडी को यहीं पर छोड़ दिया ताकि वो हमेशा हमारी हिफाजत कर सके, जबकि उनकी रियल सोल एक सीड में बदल गई। और ऐसा कहा जाता है कि एक दिन वो निर्वाणा के जरिए से रीबर्थ लेकर फिर से वापस आएंगी, जहां पर अब तभी हमें गॉडेस लियू के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअल में ये सीन स्टोन विलेज का था, जहां पर वो दोबारा से रीबर्थ हो चुकी थी और इस वक्त शी हाओ भी बहुत छोटा था। इसी दौरान हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां पर वो एल्डर इन सभी को एक जगह पर छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अब इन लोगों का वेलकम करने के लिए इन सभी यंगस्टर के क्लैन के पावरफुल एंसेस्टर यहाँ पे यार आ जाते हैं, जो कि अपने अपने क्लैन के सुप्रीम जीनियसेस को अपने साथ
साथ ले जाते हैं, जबकि इधर वो मोटा लड़का इधर उधर देखकर कहता है कि मुझे लगता है मेरे मास्टर कहीं पर सो रहे होंगे, इसीलिए वो मुझे लेने नहीं आए। तभी वैंग फैमिली का फर्स्ट एंसेस्टर वैंग चांगहे वहां पर आ जाता है और मिस वैंगशी से कहता है कि वैंगशी, तुम मेरे क्लैन की वो लड़की हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। इधर मिस वैंगशी भी उसे ग्रीट करती है, जिसके बाद वो बुढ़ा घूसट जिन झान की भी तारीफ करता है और फिर आगे उससे कहता है कि हमने तुम्हें अपनी वैंगशी का हाथ देकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इसी दौरान उसकी नजर शी हाओ और उसके भाइयों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो बुढ़ा कहता है कि ओह, तो तुम वही हो ना, शी क्लैन के 3 नमूने। वैसे क्या तुम लोगों को कोई लेने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आया? सच में सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसे पापी खून वाले औलादों से मिलने के लिए कौन ही आएगा। अब ये सुनकर तीनों भाई एकदम से भड़क जाते हैं, जहाँ पर किन हाओ उस बुढ़े घूसट से कहता है कि आखिर तुम किस हक से कह सकते हो कि हमारे क्लैन के लोगों का खून गंदा है? हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि तुम हमें पापी खून वाला बोल रहे हो? जिस पर वो बुढ़ा घूसट बोलता है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता, और जैसा कि सबको पता है तुम्हारे खानदान ने भी बिल्कुल ऐसी ही एक गलती की है, जिन्हें माफ करना तो दूर, उसके बारे में बात करना भी शर्म की बात है। अब ये सुनकर शी हाओ उसे रोस्ट करते हुए कहने लगा है कि तुम बुढ़े घूसट के मुंह क्यों ही लगना, जो कि खुद एक कैदी है जिसे डेसोलेट बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा गया है ताकि तुम अपने बुरे कर्मों को धो सको, और अब तुम हमें सिखाने चले हो। जिस पर शी हाओ का बड़ा भाई भी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोगों से बहस करना ही बेकार है। अब ये सुनकर वो बुढ़ा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम लोग ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हो, जबकि शी क्लैन के सिंफुल ब्लड वाले मैटर को पूरे एम्पायर के लोग जानते हैं। जिस पर जिन फैमिली का एक दूसरा एंसेस्टर कहता है कि स्टोन क्लैन एक टाइम पर बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन उन्होंने बॉर्डर के बिल्कुल डेसोलेट एरिया में हेवी डिस्ट्रक्शन किया और एक बड़ी गलती कर दी, इसीलिए उनके अच्छे काम उनकी गलतियों को कवर नहीं कर सकते और उनके इसकी की सजा तुम लोगों को भी भुगतनी पड़ेगी। उसी बीच शूमिंग नाम का एक एल्डर शी हाउ से कहता है कि अगर तुमने रेड स्काई के बॉर्डर पर उन 10 फाइट्स को न जीत पाए होते तो मैं कब का तुम्हें सबक सिखा चुका होता। अब ये सुनकर शी हाउ का गुस्सा फूट पड़ता है, जिसके इम्पैक्ट से वहां पर पड़े चट्टान भी हवा में फ्लोट करने लगे हैं। अब ये देकर वही पर्सन शी हाउ को ताना मारते हुए कहता है कि अगर तुम अपना सरनेम बदल लो तो तुम अपने इस पाप से पीछा छुड़ा सकते हो, और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो इंपीरियल पास के अंदर अभी भी तुम्हारे लिए माफी की गुंजाइश है। अब ये बात सुनकर किन हाउ आगे बढ़ने लगा है उसे धोने के लिए, मगर मोटा लड़का उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि छोटे भाई, जरा इधर देख, मैं भी तो यहीं खड़ा हूँ, मुझे भी यहाँ पर लेने के लिए कोई नहीं आया है। जहाँ पर वो बुढ़ा फिर से जहर उगलते हुए इन सभी से कहने लगता है कि तुम्हारे ये जो ग्रेट एल्डर है ना, मेंग तियानजिंग, वो पहले ही डेसोलेट बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ने के लिए चले गए हैं, तो आखिर अब तुम्हें किसका इंतजार है? क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हें लेने कोई आएगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की की बहुत ही प्यारी सी आवाज आती है, जहाँ पर वो इन सभी से कहती है कि मैं इन्हें लेने के लिए आई हूँ। अब ये सुनकर जैसे ही शी हाओ उसकी तरफ में देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़की थी ना, ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। अब मैं क्या ही बोलूं इसकी खूबसूरती के बारे में, और ये लड़की कौन है ये तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते होगे। तो अब इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।